to stick on. Yeah. So the thing we have to keep in mind is basically we have to make sure we have to be stuck on one or at max two platforms and just have to practice from those platforms only. Other than that, अगर आपका कोई दोस्त किसी और प्लेटफॉर्म से कर रहा है, कोई टॉप कोडर से कर रहा है, कोई स्पॉट से कर रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? सिंपल एक माइंडसेट क्रिएट करना है कि यार ये प्लेटफॉर्म मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा दोस्त कोई और करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई हैव चोजन दीज टू प्लेटफॉर्म्स, तो मैं इससे कंज्यूम करूंगा कंटेंट को, राइट? और other than that, what we can do is there are two things. We can go with the paid path where we can consume the paid courses out there from various institutions. If we don't want to, at this particular time, if we talk about the current scenario, there are a lot of free content available on YouTube and other platforms, which you can consume, and the quality of these particular videos is also top notch. You can consume that. You can basically learn all the DSA concepts without spending a single penny, right? If I would be at your position, I would definitely go for the YouTube videos, right? So that is the thing that we can do. The paid courses, if we want to make a differentiation, like if we have that much level of content available free, that why are we choosing the paid content? Because the thing that free courses cannot match is the one-to-one doubt resolution, which is provided only in the paid content, right? So these are things you can basically make a difference, like what the paid courses are offering and what the free courses are offering, and you can decide like which path you want to follow. Other than that, I have also made a video where we have listed around 450 questions, and those particular questions, that set of questions was sufficient enough to crack around, you know, video में I told that इससे आप 60 से 70% कंपनीज क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये कर लो इससे आपकी सारी की सारी कंपनीज क्रैक हो जाएगी, वो गलत लगेगा, राइट? तो आपको कम बोलना है और आप ओवर डिलीवर कर दो तो वो चीज चलती है, बट अगर आप ओवर बोल दो और अंडर डिलीवर करोगे तो वो चीज नहीं चलती है. सो बेसिकली द इंटेंट वाज कि मेरे पास ये 450 क्वेश्चंस हैं, मेरे पास इसके अंदर सारी की सारी वैरायटी है, मेरे पास इसमें सारे के सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, मेरे पास इसमें सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एकदम कवर्ड हो रहे हैं, तो मैं इसी को क्यों ना कर लूं. मैं वो पेड कोर्स को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन उठाता हूं, कुछ कुछ क्वेश्चन करूंगा, जो मुझे नहीं आएगा उसके लर्निंग मिलेगी, ट्यूटोरियल पढ़ूंगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं समझ लूंगा, फिर उसी पैटर्न के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर लूंगा और डीएसए को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, राइट? मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. रिसेंटली one of my batchmate from CUE branch, he got into Intuit as an SD2, not SD1. So he got into Intuit as an SD2. Intuit is a company based in Bangalore. Not based in Bangalore, but yeah, they have an office here in Bangalore. तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैंने आपकी 450 वाली शीट ही की थी. वो मेरे सेम बैचमेट है, ठीक है, हमारे साथ ही पढ़े 15 से 19 बैच के एनएसआईटी के, बट सेम शीट उन्होंने फॉलो करी, सेम शीट का यूज करके उन्होंने इंट्यूट का एसडी2 क्रैक कर लिया. तो कहीं ना कुछ उसमें चीज है जो कि आपकी मदद करती है. सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर करने के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू से पूछे जा रहे हैं, वो आप आसानी से क्रैक कर पाए. तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि यार आज के टाइम पे अगर मुझे डीएसए पढ़नी है, अगर मुझे इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी? मेरी स्ट्रेटजी सिंपल होगी, यार मेरे पास वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा. कहीं पर मैं पक्का फंसूंगा, ठीक है, मैं मान के चलूंगा 45% 50% फंस जाऊंगा, नहीं हो रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं? एडिटोरियल देख सकते हैं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं. लीड कोड के डिस्कशन फॉरम में जा सकते हैं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं. यूट्यूब पे किसी ना किसी ने क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व किया हुआ है. देयर आर मल्टीपल चैनल्स जिन्होंने हमारी 450 क्वेश्चन की लिस्ट को सॉल्व किया है, मतलब पूरा चैनल ही बेस्ड उस 450 लिस्ट को सॉल्व करने के लिए. तो हमें चूज करना है कि हम पेड कंटेंट में जाना चाह रहे हैं, फ्री कंटेंट में जाना चाह रहे हैं. बट हाँ, अगर कोई रॉकेट साइंस आपके सामने बना रहा है कि नहीं यार डीएसए करना इधर रॉकेट साइंस तो बड़ी मुश्किल चीज है, नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज है. मैं बार बार सेम चीज रिपीट करता हूँ कि अगर आप प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, कोई आईएएस का पेपर नहीं है. ये ज्यादा से ज्यादा 6 से 9 महीने की एफर्ट है. 6 से 9 महीने की एफर्ट के अंदर आप टॉप नॉच कंपनी ग्रैब कर सकते हैं जो भी आपने टारगेट लिया हुआ है, राइट? सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड, ठीक है. चीजें हमेशा वही रहने वाली हैं जो आपने ऑलरेडी पहले ही सुन रखी हैं, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई भी नहीं बताने वाला, चीजें वही रहने वाली है. द थिंग इज यू हैव टू बिलीव कि हाँ यही है, इतना ही करना है, इतना करके बैठ जाऊंगा इंटरव्यू में एंड आई विल बी एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है. तो दिस इज कैंडिड एडवाइस फ्रॉम माय साइड.
Yep. We wanted to be we wanted to be an interactive session, so we can write in the chat section that okay, understood, या फिर भैया मजा नहीं आया, दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लगे in the chat section. एनर्जी, अगर आप एनर्जी कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे, चैट सेक्शन में दिखाएंगे, तो हम सेशन के अंदर ज्यादा एनर्जी दिखा पाएंगे, राइट? इस चीज का ध्यान रखें. डन डन डन, सही, अंडरस्टूड अंडरस्टूड. तो ये एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पे, चैट सेक्शन ऐसे ऊपर ऊपर फटाफट जाना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और हम भी एफर्ट मारेंगे अपने एंड से. ठीक है, ओके. Ikshant, this was from my side, a candid opinion on like DSA preparation at this particular time. So we can start taking doubts and all, or any kind of specific questions regarding anything. Guys, raise hands if you have any doubt here. Put you on stage. हेलो भैया, साहिल दिस साइड. हाय साहिल. भैया मेरा ना एक जनरल डाउट था, लाइक मैंने क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, लाइक मीडियम टू हार्ड लेवल मैंने क्वेश्चन ट्राई किया, ठीक है. तो मैंने वो सुबह ट्राई किया, मैंने उसको दिया पहले आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है. तो वो मेरे से सपोज करो नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर तक. फिर मैंने एक और ट्राई मारा कि हाँ मेरे से दोबारा से हो जाए. फिर मैंने आधा और 1 और घंटा लगाया, बट फिर भी नहीं हुआ. मतलब मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक क्वेश्चन को कितना टाइम दूं खुद से करने के लिए, कि मैं उसका सॉल्यूशन कब देखूं, एडिटोरियल कब देखूं. क्योंकि मेरी तो यही अप्रोच होती है कि मैं 3 या 4 घंटे भी लगाऊं, मैं खुद से करूं क्वेश्चन को. तो ये एक बार बता दो, क्लियर कर दो थोड़ा. देखो अप्रोच बिल्कुल सही है, बट एक टाइम हमें डिसाइड करना पड़ेगा. लेट्स से कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर एक क्वेश्चन में से 40 मिनट का टाइम दूंगा अप्रोच सोचने में. मैं फ्रेशी की बात कर रहा हूँ, एक फ्रेशी एंटर कर रहा है, 40 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है सोचने के लिए. फ्रेशी की बात कर रहा हूँ, उसने एंटर किया, वो कह रहा है कि ठीक है अभी तो मैं बस प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, तो इफ आई एम प्रिपेयरिंग तो वो 40 मिनट मैटर नहीं करता, क्योंकि गूगल का इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट्स का होता है. वहां पे आपको 2 क्वेश्चन कोड भी करने हैं और ऑप्टिमाइज अप्रोच भी बतानी है. बट ठीक है, अभी फ्रेशी के टर्म से बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि मैं 40 मिनट्स का टाइम देता हूँ. 40 मिनट्स का टारगेट मैंने लिया, और मैं 40 मिनट्स में बस ये एफर्ट मार रहा हूँ कि किसी प्रकार मैं इस क्वेश्चन की अप्रोच निकाल पाऊं या किसी डायरेक्शन में सोच पाऊं. फंस गया कोई बात नहीं, आजकल प्लेटफॉर्म्स के अंदर हिंट 1, हिंट 2, हिंट 3 करके दिया हुआ होता है. आप वहां से हिंट देख सकते हैं. ठीक है, पहले हिंट क्या है, इसने बोला है कि यार आपके क्वेश्चन के अंदर एरे जो है वो सॉर्टेड है, इसका यूज करो. ठीक है, एक हिंट पकड़ ली. अब इसको सोचो यार कि चलो 5-10 मिनट लगाते हैं, कुछ निकल रहा है दिमाग में, आ रहा है नहीं आ रहा, हिंट 2 देख लो, नहीं आ रही, हिंट 3 देख लो, कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आया, एडिटोरियल खोलो. एडिटोरियल खोल के देखा, पूरी एल्गो मत पढ़ो, किस प्रकार सॉल्व करना है, 1-2 स्टेप पढ़ लो, नहीं आया कोई बात नहीं, पूरा ट्यूटोरियल देख लो. अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है. खुद कोड करो, अभी तो एल्गो पढ़ी है ना, कोड तो नहीं देखा आपने, खुद कोड करने का ट्राई करो. इतना हो गया, बहुत बढ़िया. इसके बाद क्या किया, इसके बाद उस डिस्कशन फोरम पे गए. डिस्कशन फोरम पे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा. एडिटोरियल में जो तरीका था वो तो आपने सीख लिया, पर किसी बच्चे ने उसी क्वेश्चन को स्टैक के द्वारा सॉल्व किया हुआ है, किसी बच्चे ने उसी क्वेश्चन को ग्राफ के द्वारा सॉल्व किया हुआ है. अलग अलग अप्रोचेज मिल गई, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि यार इसको मैं इन पर्टिकुलर अप्रोचेस के द्वारा सॉल्व कर सकता हूँ. इसमें कॉमन डाउट आएगा बच्चों का कि भैया करते हैं इसी प्रकार करते हैं बट भूल जाते हैं. मैंने वो कर तो दिया आज, पर मैं वो 3 दिन बाद दोबारा करने बैठूंगा तो भूल जाऊंगा. तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है जो फॉलो करते हैं हम सारे के सारे यार. एक नोटबुक हमने क्रिएट कर ली, कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा आया जहां मुझे लगता है कि यार इसमें एफर्ट लगा है, इसकी स्ट्रेटजी निकालने में मेरे को ज्यादा सोचना पड़ा है, उतना इजी नहीं था ये, तो मैंने नोटबुक बना ली ना. मैंने वहां पे अपना क्वेश्चन का नाम लिख दिया, इसका नाम, क्वेश्चन नाम है क्रॉस गेम. उसमें मैंने उसकी एल्गो जो मैंने सोची है, जो मेरे इंट्यूशन लिख दी. पहले इंट्यूशन मैंने क्यों सोचा, जो मैंने स्ट्रेटजी पर्टिकुलर लगा रहा हूँ कि मैं सॉर्ट कर दूंगा, फिर मैं हीप लगा दूंगा, ऐसे कुछ कर दूंगा, क्यों लगा रहा हूँ, पहले वाई का आंसर लिखो कि मेरे दिमाग में ये चीज आई कैसे, या फिर आपने जो डिस्कशन फोरम पे पढ़ा उसके दिमाग में वो चीज आई कैसे. वाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है किस प्रकार सॉल्व कर रहा है. वाई लिख दिया, उसके बाद अपने हिसाब से सूडो कोड लिख दिया, ठीक है यार इसको मैं इस प्रकार सॉल्व करूंगा. और उसी नोटबुक को मैं हर 2 हफ्ते बाद एक बार पलट के देख लेता हूँ. ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हाँ किया तो था, कैसे किया था, हाँ ऐसे किया था, ठीक है आ गया. तो ये स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी है यार, और स्टक रहना है. कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है भाई जहाँ पे 4 घंटे आपने लगा दिए, नहीं आ रहा सोल्यूशन, कोई बात नहीं, होता है ऐसा. एक क्वेश्चन था मुझे याद आ रहा है, गूगल का क्वेश्चन था, गूगल किसी कॉम्पिटिशन क्वेश्चन था, और मुझे मतलब मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, आपने कर रखा है तो. चिकन्स एंड कुछ कुछ था कि एक यूसीबी होती है, बुलडोजर होता है, और आपकी चिकन्स होते हैं, चिकन्स भाग रहे होते हैं, यूसीबी उनके पीछे होती है. तो ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन था, ऐसे कुछ रिलेटेड. तो उस क्वेश्चन में मैंने अराउंड 6 घंटे लगाए थे, नहीं हुआ था मुझसे उस टाइम पे वो, ठीक है.
और मेरे दोस्त ने उसमें नियरली अराउंड 2 दिन लगातार 10-10 घंटे लगा दिए, उसके बाद जाके उसने कुछ टेस्ट केस उसके पास करवा दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ कोई क्वेश्चन सामने आ सकता है जो नहीं हो रहा है। तो अब उसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पूरा दिन खराब कर देंगे। जैसे 12 घंटे 2 बार आप लगा दोगे तो बेवकूफी, एक क्वेश्चन करने में अगर मैं 12 घंटे लगा दूंगा तो मेरा तो दिन ही खराब चला गया ना पूरा का पूरा। तो स्मार्टली खेलना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, ईगो ईगो पे नहीं लेके जाना है कि नहीं ये कैसे नहीं हुआ भाई, ये कैसे नहीं हुआ मुझसे, ये तो करना पड़ेगा, तो लगाऊंगा 12 घंटे, ऐसे नहीं करना, ईगो पे नहीं लेना। फिर एक प्लेसमेंट इन हैंड है तो ईगो पे ले लो, चलो एक लगी पड़ी है अब तो मैं इसको सॉल्व करके मानूंगा। बट अगर कुछ भी नहीं है तो पहले स्मार्ट प्रिपरेशन कर लो, एक दो ऑफर बैग में रख लो, और उसके बाद इस प्रकार हम जाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। सेक्शन बता सकते हैं आप आगे समझ। गुड 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 गुड। एनर्जी कम है चैट सेक्शन में यार, थापड़ वाला बच्चों में एनर्जी नहीं लगता। भैया प्रोजेक्ट्स के लिए वीडियो निकाल देना, इट विल रियली हेल्प। डन है अक्षत जेमिनी, पूरी एनर्जी है। सही। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाय भैया, सबसे पहले तो हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, आप कैसे हैं? भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू भैया, मतलब आपकी इतना बढ़िया चैनल है भैया, लाइक ऑसम कंटेंट। ये थर्ड चैनल होगा आई गेस जीएसए का, और मैं इसका ऐसे मतलब पूरी पूरी यूट्यूब की जो हिस्ट्री होगी वो फ्लडेड है आपकी वीडियो से। तो हाँ भैया मेरा डाउट ये था कि मतलब एक करेक्ट टाइमलाइन क्या होनी चाहिए क्वेश्चन या फिर मतलब टॉपिक्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ और मैं लाइक एग्जाम्पल अभी लिंक लिस्ट पे हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मैं स्लो हूँ, फास्ट हूँ, या अभी मैं मतलब लैग कर रहा हूँ, मेरे को आगे होना चाहिए था। तो एक टाइमलाइन क्या होनी चाहिए कि कब तक क्या होगा, फिर वेब डेव कब शुरू करें, एंड्रॉइड डेव कब शुरू करें, तो ये कंफ्यूजन रहता है। यार, मेरे हिसाब से ना जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे टाइम पर जब मेरे को लगा कि यार ये क्योंकि डेवलपमेंट टाइम खाती है अच्छा खासा। डीएसए समथिंग आपने 5 क्वेश्चन का टारगेट ले रखा है। मेरे केस में 5-6 क्वेश्चन हो जाते थे 3-3 घंटे के अंदर, है ना, आराम से हो जाते थे। हर किसी की अपनी एक स्पीड होती है, कोई उसको 1 घंटे भी कर सकता है, कोई उसको 6 घंटे ला के भी कर सकता है 5-6 क्वेश्चन को। तो मैंने क्या किया था, उसको डिवाइड कर लिया टाइम को कि मंडे से फ्राइडे सिर्फ मैं डीएसए करा करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सीपी करूंगा थोड़ी बहुत। और सैटरडे और संडे पूरा लग के मतलब प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, डेवलपमेंट करनी है, इस प्रकार मुझे चलना है। बट आज के टाइम पर अगर मुझसे कोई स्ट्रैटेजी पूछा कि मुझे अब मैं कैसे चलूंगा, क्योंकि मैंने तो जो प्लेसमेंट स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, वो सेकंड ईयर खत्म होने के बाद स्टार्ट की थी। ठीक है, 2 साल तो हमने चिल किया सिर्फ। आज के टाइम अगर कोई मुझे बोले कि प्रिपेयर करना है तो कैसे करोगे, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं शुरू के जो मेरे 3 सेमेस्टर है ना यार, शुरू के 3 सेमेस्टर या फिर शुरू के 2 ईयर मैं डेव में फोकस करूंगा ज्यादा। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे उतना डीएसए की नीड नहीं है यार, है ना। स्टार्टअप्स जो होते हैं वो डीएसए ओरिएंटेड क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछते, वो डेव ओरिएंटेड ज्यादा पूछते हैं। तो मैं स्टार्टिंग के 2 ईयर जो है वो डेडिकेट करूंगा डेवलपमेंट को। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि मैं स्टार्टिंग के 2 साल पागलों की तरह पढ़ाई कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 2 साल चिल मोड में आराम आराम से बहुत एक छोटी सी विंडो मैंने निकाल रखी है वीकेंड पे 3-3 4-4 घंटे की। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लग जाना है, 3-3 4-4 घंटे की, जितना आप कंफर्टेबल, आपको मजा आ रहा है आप 10 घंटे भी निकाल सकते हैं। उसमें मैं अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में आइडिया था कि यार मुझे एक सिस्टम बनाना है इस प्रकार का, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं स्टैक ओवरफ्लो का यूज कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ मीडियम पर, जहाँ पे सिस्टम डिजाइन के बारे में समझा रखा है। अलग अलग चीजें यूज करके मैं उसको कोड करता हूँ, मैं डेवलप कर रहा स्टार्टिंग के 2 साल में। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है सेकंड ईयर खत्म होने का तो इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्थ सेमेस्टर के अराउंड में अपने डीएसए प्रिपरेशन शुरू करता है कि चलो अब डीएसए स्टार्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज वगैरह तो मुझे अच्छे से आ रही होती, मैं अब क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करता कि मेरे पास ये भाई 300 से 400 क्वेश्चन का सेट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मैं इसको अगले 4 महीने के अंदर निपटा दूंगा, पूरा पूरा खत्म कर दूंगा। तो जब मेरा 2 साल खत्म हो गए तो मेरे पास मेरे डीएसए भी स्ट्रांग हुई पड़ी है और मेरी डेव भी स्ट्रांग हुई पड़ी है। उसके बाद बचा क्या, सिर्फ कोर सब्जेक्ट बचे हुए हैं। वो तो आप जैसे जैसे आपका कॉलेज में चलता जाएगा उस प्रकार आप पढ़ते जाएंगे। नहीं तो हमारा कोड हेल्प वाला चैनल है, वहां पे हम ओएस की सीरीज चला रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी 15-15-20 मिनट की वीडियोस। चौथी चीज क्या बची, आज के टाइम पे स्टार्टअप्स जो हैं वो थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत डेप्थ में, बट थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन भी पूछते हैं। ठीक है, लोड बैलेंसर के बारे में आपको पूछ लिया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत पूछते हैं कोई कोई। ठीक है, फैंग में नहीं पूछते हैं, बट हाँ स्टार्टअप में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, नेटवर्किंग के भी थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हैं आपसे वो। तो मुझे समझ में आता है कि बहुत आसान है प्रिपरेशन। मुझे डेव पे फोकस करना है, आराम आराम से मैं शुरू के 2 साल में करता रहूंगा, चौथे सेमेस्टर के आसपास में डीएसए काम कर दूंगा और खत्म, प्रिपरेशन खत्म हो गई। आप कौन से सेमेस्टर में अभी?
भैया मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ अभी, सेकंड सेमेस्टर जस्ट में, ठीक आया है। हूँ। ठीक है, बहुत टाइम आपके पास है अभी, तो आप एफर्ट मारो और सेम स्ट्रेटजी फॉलो करो यार, मेरे हिसाब से यही फायदा होगा। और मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियन है, दोबारा बोलो, फैक्ट नहीं है। ओपिनियन मेरा ये कहता है कि आज के टाइम पे जो हायरिंग होती है वो बेस्ड, मेजोरिटी वो बेस्ड होती है आपके डीएसए के ऊपर, डीएसए स्किल्स के ऊपर, कि ठीक है मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगा और ठीक है ये बता देगा तो मैं इसको देख लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा है तो मैं हायर कर लूंगा, राइट। मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2 से 3 साल में, ओपिनियन की बात कर रहे हैं, फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ, चीजें डीएसए पे कम रिलाई करेंगी, चीजें डेवलपमेंट पे ज्यादा रिलाई करेंगी, ठीक है। तो अगर आप आज के टाइम पे फर्स्ट ईयर में बैठे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और इस सेशन को देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको एम्फोसाइज ज्यादा करूंगा इस चीज पे कि डेव पे फोकस ज्यादा रखें यार। ये नहीं कह रहा डीएसए से बिल्कुल छूट दो, बट डेव पे फोकस रखें, क्योंकि वो फ्यूचर है भाई। आज के टाइम पे डीएसए के बेस पे फिल्टरिंग हो रही है कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा कैंडिडेट है, ये गंदा कैंडिडेट है, बट समय के साथ साथ डेव पे ज्यादा फोकस होगा, ये मुझे लगता है, पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तुषार कह रहे हैं मुझे लॉजिक समझ आ जाता है, मुझे लॉजिक समझ आता है, कोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक पेपर पे ड्राफ्ट रेडी कर लेता हूँ बट इंप्लीमेंट करते करते प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं इसको यार, ठीक है। जब हमें लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, हमने उतना उतना कोड नहीं किया होता लैपटॉप स्क्रीन पर आकर, तो ये चीजें ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, जब मैंने कॉलेज में कोडिंग शुरू की, चलो यार कोडिंग शुरू करते हैं, सीखते हैं, तो एक चैनल होता था यूट्यूब पे, आज भी है, न्यू बॉस्टन करके, तो वहां से मैं जावा सीख रहा था, मैंने कहा जावा सीखते हैं यहाँ से एक बार, तो मैंने जावा की प्लेलिस्ट चलाई। अब देखो 2 तरीके हैं, पहला कि मैं बेड पे सो रहा हूँ और सोते सोते मैं वीडियोस देख रहा हूँ और मैं कहा ठीक है समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ और मैं साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करके देख रहा हूँ, अच्छा वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, लो वेरिएबल बना दिया, अच्छा फोर लूप ऐसे लिखते हैं, लो फोर लूप ऐसे लिख दिया, ठीक है। कौन सा तरीका बेटर है, चैट सेक्शन में बताओ। बेड पे लेट के बस देखे जा रहे हो उसको मूवी की तरह, वो तरीका बेटर है या फिर इम्प्लीमेंट करने वाला तरीका बेटर है, राइट। तो इम्प्लीमेंट करने वाला तरीका बेटर है। तो वही चीज है, आई थिंक लैक ऑफ प्रैक्टिस इसी है, इसलिए हम इम्प्लीमेंट करने में फंस रहे हैं, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। और एक बार आपने लॉजिक पकड़ लिया तो कोड करना मुश्किल से 2 से 3 मिनट की गेम होती है। अगर आपको ग्राफ का भी कोड लिखना ना आपको यार, कि वो लेंथी कोड होते हैं ज्यादातर ग्राफ के, तो वहां पर भी अगर आपको लॉजिक आ गया तो वो भी 5 मिनट से ऊपर कोड नहीं होता यार, वो 5 मिनट आप टाइप कर लोगे। सारी गेम जो होती है वो अप्रोच की ही होती है, और आपको आपका इंटरव्यू तब तक कोड करने को नहीं बोलेगा जब तक आप ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तक नहीं पहुंचे। नॉर्मल ब्रूट फोर्स में तो आप समझेगा, ठीक है ऐसे सोच रहे हो, ठीक है सही, कॉम्प्लेक्सिटी बताना इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज बता दी, ठीक है उसको लगा कि हाँ बढ़िया बता रहा है, तो बोलेगा चलो इसको कोड कर दो एक बार। इस प्रकार चीजें आपके इंटरव्यू में चलती हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर पूछना था कि जैसे हम अब सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो सर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सी लैंग्वेज थी, तो सर हाँ। जैसे वो एडवांस लेवल तक जैसे मास्टर हो गई है, तो सर जैसे अब डीएसए हम जैसे सी में कंटिन्यू करें, या फिर अभी हमारे कॉलेज में जैसे सी प्लस प्लस कंटिन्यू करा रहे हैं, तो फिर उसको आगे लेकर जाएं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको सी में कंटिन्यू करो आप, बट अगर आपने सी पढ़ लिया है ना अब, तो अब आपके लिए हाँ सी जी। प्लस प्लस में थोड़ा सा कोड करना इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलर होती है वहां पर। तो सी में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा सी प्लस पे आप आ जाओ और सी प्लस में अपनी चीजों को परस्यू करो, या आपको मन करे अगर जावा में जाओ तो जावा में जाओ, सी में तो बिल्कुल मत करो यार, कोई भी फायदा नहीं है, कोड बहुत लेंथी हो जाएंगे और बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे आपके पास कि आप वो सी प्लस में वो चीज कर पा रहे हो बट आप सी में वो चीज कर नहीं पा रहे, तो फायदा नहीं है। एंड सर जो आपकी सीरीज है जैसे यूट्यूब पर, तो सर जैसे वो मतलब ठीक मोर देन इनफ है वो वाली, सी सेम प्लस चीज प्लस यार, वाली। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो मैंने 450 की शीट बनाई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, राइट। तो जो मैं सीरीज बना रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, मेरे पास आज के टाइम पे 6 से 7 पेड कोर्सेज पड़े हुए हैं, 6-7 पेड कोर्सेज मैंने पैसे दे के ले रखे हैं कि हाँ ये इस इंस्टीट्यूट का, ये इसका, ये इसका, इसका, इसका है। तो मुझे मार्केट स्टैंडर्ड्स पता है कि यार लिंक लिस्ट टॉपिक के लिए ये 7 लोग पैसे लेकर क्या पढ़ाते हैं, डन है। तो मुझे ओके। फ्री में इन 7 से कुछ अच्छा पढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है 7 ने वो तो पढ़ा देता हूँ, वो काम हो गया। उसके बाद उसमें मैं अपना खुद का एडिशन करूंगा कि अब इसमें और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स ऐड ऑन कर देता हूँ, ताकि कल को कोई सीरीज कंपैरिजन हो तो सबको पता हो कि यार ये फ्री वाली है बट ये फ्री वाली इन 7 के पेड वाले से अच्छी है, राइट। तो इस प्रकार हम चल रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। बट जब हम बात करते हैं थोड़ी सी हाई लेवल कंपनीज की, पहाड़ कंपनीज लाइक गूगल, कोडनेशन, यस। डायरेक्ट आई, उबर, स्प्रिंकलर, रूब्रिक, रिविगो, इस टाइप की कंपनीज की, तो वहां पर
आपकी प्रैक्टिस का लेवल और ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बट अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस लेवल की कंपनीज की, तो यहाँ पर तो आपका सीरीज से ही काम चल जाएगा, सफिशिएंट है, आप सारे के सारे इंटरव्यूज में आंसर कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। Hello sir. First of all, a big fan. मुझे ये पूछना था, सुबह के टाइम जैसे कॉलेज का करिकुलम ऑलमोस्ट बहुत टाइम ले लेता है, देन वी रिटर्न, फिर कॉलेज का काम करना पड़ता है। सो लाइक हाउ डू यू थिंक आई शुड सेट अप एन आइडियल शेड्यूल फॉर माई सेल्फ कि डीएसए भी आ जाए या फिर कोई भी डेव वाली टॉपिक? यार टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग इंडिविजुअल स्पेसिफिक, राइट? हो सकता है जो मैं स्ट्रेटेजी बोलूँ वो आपको काम आपके लिए यूजफुल हो सकता है जो मैं बोलूँ आपके लिए यूजफुल ना हो, राइट? वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है ज़्यादातर। तो मेरा दिमाग ये कहता है यार कि हमें ना चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज रखना पड़ता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं इसका होमवर्क करके इसमें 100 नंबर ले आऊँ, या फिर मैं इसमें सिर्फ 80 नंबर ला के अपना बाकी जो टाइम बचा वो इसमें देके इसमें डेडिकेट कर दूँ, डीएसए के अंदर डेडिकेट कर दूँ, राइट? तो प्रायोरिटी सबसे पहले डिसाइडेड होनी चाहिए। और उसका सेकंड चीज, हमें 2 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, वो तो प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, राइट? पहला, मेरे पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना चाहिए, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ कॉलेज से यहाँ तक आऊंगा, हमें पता है कब मैं घर आ जाऊंगा या फिर कब मैं फ्री हो जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की विंडो मेरे पास फ्री है, राइट? उसके अंदर मुझे कॉलेज का भी होमवर्क देखना है, या कॉलेज का जो भी काम है वो देखना है, सोसाइटीज का जो भी काम है वो देखना है, डीएसए का जो भी काम है वो देखना है। और स्लॉटिंग जो है ना वो आपको खुद करनी है, वो मैं करके नहीं दे सकता, वो आपके भाई करके नहीं सकते, आपके फ्रेंड करके नहीं सकते, कोई नहीं सकता, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। स्लॉटिंग आपने कर ली और स्टार्ट कर लो, छोटे से कर लो, जरूरी नहीं है सिर्फ स्टार्टिंग में 4 घंटे ही अलॉट कर दी, 1 घंटे से कर लो, आधे घंटे से कर लो, पर बैठना शुरू करना पड़ेगा। हमारी एक साइकिल बनी पड़ी, उस साइकिल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम जब उसको ब्रेक करने जाएंगे ना यार, कि हमने डीएसए पिछले 6-7 महीने से पढ़ी ही नहीं और हम पहली बार पढ़ने बैठे हैं, आधा घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो दिक्कत सबको आती है, 15 दिन हैबिट बनाने में लग जाते हैं आपको, ठीक है? तो उस चीज पे देखना है। और जब मैंने प्लान कर लिया, मुझे पता लग गया पहले दिन मैंने डीएसए को इतना टाइम दिया, मेरे पास लेट से पिछले 15 दिन का डेटा पॉइंट्स आ गए कि मैंने मंडे को 1 तारीख को इतना टाइम दिया, 2 तारीख को इतना टाइम दिया। डेटा पॉइंट्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक आपने एक्सेल शीट बना ली और वहां पे लिख लिया कि मैंने इतना टाइम दिया, इतना टारगेट था, इतना दिया, इतना टारगेट था, इतना दिया, इतना टारगेट है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ट्रैक कर रहे हैं। इशू कहाँ पर आता है कि जब हमें पता ही नहीं होता हम गलत दिशा में जा रहे हैं, राइट? अगर मान लो हम ट्रैक ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमें इतना पता है कि मैं डीएसए करता हूँ, बट ये नहीं पता कि क्या मैं जो मैंने प्लान किया उसके हिसाब से चल भी रहा हूँ। तो ट्रैकिंग पे हम लैक करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ट्रैक करेंगे तो हमें पता होगा कि यार मैं कितने पानी में हूँ, क्या मैं रेड हूँ या मैं ग्रीन हूँ। तो प्लानिंग और ट्रैकिंग पे फोकस करना है, टाइम अलॉट करना, टाइम स्लॉटिंग करना, दैट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक। आपके जो भी काम है वो सिर्फ आप जानते हो, मैं भी नहीं जानता, वो आपका दोस्त भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो। तो स्लॉटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी यार, कोई और करके नहीं सकता आपको वो। एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है यार ट्रैक करने के लिए। एक्सेल शीट बनाओ, सारी गेम यहीं पे यार। जो एक्सेल शीट बनाने की बात आएगी तो 99% लोग वहीं पे बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं यार ये फायदे की चीज नहीं है, बेकार लग रहा है, क्योंकि मेहनत है ना, साइकिल दिमाग की साइकोलॉजी के लिए कि नहीं होगा नहीं होगा। तो वो है सर जो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज फैन। सर मुझे पता चला कि आप एसएसबी रिकमेंडेड हो सर, और हाँ। मैं भी लाइक एनसीसी में एयरविंग के अंडर हूँ। सो मैं भी मतलब एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो एनी टिप्स फॉर दैट? एसएसबी के लिए सिंगल टिप यार जो मेरे को लगती है ना, जो बहुत हेल्पफुल है, हो सकता है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि यार वो यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से आपके राज्य थे, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, क्या हो गया, है ना? बट जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो है कॉन्फिडेंट, ठीक है, और ट्रुथफुलनेस। 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको ट्रुथफुल रहना है। नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, झूठ मत बोलो, ठीक है? मेरे केस में सिंपल था, एट दैट टाइम अराउंड 2016 की फेब में, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वाज नॉट ऑन पॉइंट, राइट? तो मेरे लिए उस लेवल पे कम्युनिकेट कर पाना फ्लुएंसी के साथ नहीं उतना नहीं था मेरे पास, ठीक है? आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। तो बिल्कुल मैं ट्रूथफुल था, मैंने बोला कि नहीं सर, नहीं, मैं अपने आइडिया को ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ हिंदी के अंदर, और मैं नहीं चाहता मैं इंग्लिश के अंदर आकर फालतू में मेरी कम्युनिकेशन को पॉल्यूट कर दूं। तो मैं हिंदी में ही करना चाहूंगा, वहां पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो हमने वो किया, क्वेश्चन जो पूछे गए कॉन्फिडेंस का जो आता था कॉन्फिडेंस के साथ बताया, ठीक है, ट्रुथफुलनेस के साथ बताया। तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। और मैं यही बोलूंगा यार, ओवर स्मार्ट बनने की नीड नहीं है। ट्रुथ जो जितना आता है उतना दिखाओ, जो नहीं आता साफ बोल दो नहीं आता, पर उसमें एक चीज ऐड कर दो कि सीख लूंगा,
राइट? कि आपको किसी ने पूछा कि यार टीपू सुल्तान इंडिया में कब आया था, भारत में कब आया था, तो बोल दो कि मुझे नहीं पता, बट आई विल फाइंड आउट। क्योंकि लेट्स से आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेजोरिटी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो क्या चीज़ है ये, क्योंकि एसएसबी की बात हो रही है तो बहुत कम बच्चे जानते होंगे इसको। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है मुझे भी नहीं पता, बट मैं आई विल फाइंड आउट, एंड हम बेसिकली वो आपसे कॉन्फ्रेंस राउंड में जब पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि हाँ मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। हर चीज़ के अंदर आपको एक एक्स फैक्टर ऐड इन करना है। कैसे होगा? आपको मेक श्योर करना है कि लेट्स से कि कोई बच्चा पानी में डूब रहा है, एक सिचुएशन दे दी कि एक तालाब है, वहां पर एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है, आप साइड से निकल के जा रहे थे, ठीक है? एक नॉर्मल व्यक्ति से अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा यार यहाँ मैंने किसी को पकड़ा, मैंने वैभव को पकड़ा, मैंने वैभव से पूछा कि यार ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? वैभव क्या बोलेगा कि मैं जाऊंगा, मैं कूद के बचा के लेके आ जाऊंगा, और मैंने उस बच्चे को बचा लिया, राइट? सो ये एक आंसर हो गया नॉर्मल वाला। ये आंसर प्रिपरेशन करने वाला बच्चा या प्रिपरेशन ना करने वाला, दोनों ही बच्चे दे सकते हैं। ये बिल्कुल बच्चों मतलब कॉमन सेंस है, राइट? इसमें ऐड इन क्या करना है मुझे? इसमें ऐड इन मुझे ये कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं कर पाएगा, कि यार मैं जाऊंगा, मैं डाइव करके उस बच्चे को बचा के लाऊंगा, एंड फिर उसको मैं हैंड ओवर करूंगा उसके पेरेंट जहां पर भी हैं, या उसके पेरेंट नहीं है तो मैं उसको घर पे छोड़ के आऊंगा, राइट? तो एक एक्स फैक्टर ऐड इन करने वाली जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आंसर हर कोई दे सकता है, कॉमन सेंस वाली चीजें, बट उसमें एक चीज ऐड कर दो, एक स्टेप ऊपर चले जाओ, ताकि वो जो 99% जनता है ना उनसे आप अलग हो जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक्स फैक्टर का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और ट्रूथफुल रहना है, 3 चीजें बहुत है, हो जाएगा। Thank you so much for the guidance, भैया. थैंक्स। हेलो भैया, एम आई ऑडिबल? हाँ ब्रो। हाँ भैया, मेरा डाउट ये था, जैसे प्रॉब्लम होती है नॉर्मल डीएसए में, मतलब सॉल्व हो गई, हाँ। थोड़ा लॉजिक बिल्ड किया हो गई, बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो एफिशिएंट सॉल्यूशन, जो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज होती है ना, वो नहीं हाँ। बन पा रही बात। उसके लिए मतलब कुछ सजेशन चाहिए मुझे। देखो बहुत सिंपल है, लास्ट के 10 क्वेश्चन जो सॉल्व किया ना वो उठा लो फटाफट, ठीक है? जहां पे आप ये चीज नहीं कर पाए, जहां पे एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए थे, ठीक है? इतना करो। और फिर एफिशिएंट सॉल्यूशन में देखो ऐसा क्या अलग कर दिया इन्होंने ऐसे क्या अलग कर दिया है। तो बेसिकली होता क्या है, आप एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकालते हो, उसमें एक सब पार्ट ऐसा होता है जो कि ज्यादा टाइम खा रहा होता है, राइट? उसमें एक ऐसा सब पार्ट होता है जो कि ज्यादा टाइम खा रहा होता है, और सब पार्ट को मुझे ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर आप ध्यान से लास्ट की 10 प्रॉब्लम पकड़ के उनमें वो पैटर्न पकड़ लोगे ना, अच्छा इसमें से ये निकाल लिया, सॉर्टेड था उसका यूज कर लिया, ठीक है, या फिर हर नंबर 2 फ्रीक्वेंसी में है तो उसका यूज कर लिया, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करना आपके ब्रूट फोर्स वाले सोल्यूशन के अंदर ही छुपा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति सीधा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे आ गया तो मैं एज एन इंटरव्यूअर सोचूंगा ये रट्टा मार के आया। क्यों? ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में आप ऑन द स्पॉट नहीं आते हो, कभी भी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे नहीं आ सकते, आप ब्रूट फोर्स पे आते हो। फिर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि दोस्त ये हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फिर आप उस ब्रूट फोर्स में कमियां ढूंढते हो कि इस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के अंदर कौन सा ऐसा सब पार्ट है जिसको मैं किसी और डेटा स्ट्रक्चर या किसी और एल्गोरिथम का यूज करके कम से कम समय में कर सकता हूं, कम से कम ऑपरेशंस के साथ कर सकता हूं। आपने वो वाला पार्ट कर दिया, आपने एक और सोल्यूशन दे दिया, मैंने आपको बोला इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, फिर आप फिर ढूंढते हो कि इस वाले में और क्या चीज कर सकता हूँ अच्छे से मैं। इस प्रकार से फाइंड करना है तो फाइंड तो मैप में O1 में कर लूंगा, तो ठीक है मैप का यूज कर लेता हूँ। टाइम और स्पेस का ट्रेड ऑफ हो जाता है, ठीक है? इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी करने जाओगे ना तो मेजोरिटी केसेस में आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो टाइम और स्पेस का ट्रेड ऑफ चलता रहता है। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट के 10 क्वेश्चन जहां पे आप फंसे थे, जहां पे ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकाल पाए थे, उनको पकड़ो, निकालो सोल्यूशन और देखो कि यार क्या पैटर्न है, पैटर्न क्या है, किस चीज को ऑप्टिमाइज करा है इन दोनों सोल्यूशन में, कंपेयर करो और आप पकड़ लोगे बहुत आराम से, राइट? वो बस पर्सपेक्टिव की गेम है, एक बार आपने देख लिया तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब। हेलो। हाँ तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता था कि फैंग कंपनियां तो बहुत ही मशहूर हैं इंडिया में इंजीनियर्स के लिए, बट अक्सर देखा जाता है कि लाइक सीटीसी और इन हैंड सैलरी में काफी डिफरेंस होता है इन कंपनीज में। सो मेरा बस ये क्वेश्चन है कि मैं आपसे एग्जांपल मांगूंगा इस चीज के अंदर एक बार। एग्जाम्पल आई गेस Amazon इज देयर, लाइक अक्सर 40 लाख पैकेज बताया जाता है, बट इन हैंड में लाइक ESOPs वगैरह मिला के, सो इन हैंड सैलरी इज अराउंड 20-25। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछो।
So my just question is simple कि apart from FANG, what are some good software companies that basically aspirants like me should target? ठीक है, तो समझते हैं एक बार दोबारा गेम समझते हैं हो क्या रहा है। अगर आप करंटली फॉलो कर रहे हो इन सब चीजों को तो आपको आइडिया होगा कि रिसेंटली पैकेज में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आप यूएस की बात करेंगे तो नियरली बेस जो है यूएस में डबल हुए हैं, ठीक है। इंडिया में डबल तो नहीं हुए, बट हाँ बहुत फर्क पड़ा है। रिसेंटली अराउंड 3 दिन पहले मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आता है जो कि अमेजोन में काम कर रहा था पिछले 2-2.5 साल से। रिसेंटली ही गॉट प्रमोटेड और उसका बेस आज के टाइम पे ST1 के पूरे CTC के बराबर है। मैं बेस की बात कर रहा हूँ, उसका सिर्फ बेस जो इन हैंड सैलरी आने वाली है वो SD1 के पूरे CTC से भी 10 लाख ज्यादा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ है अभी, बट आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आपका जो पॉइंट है कि हमें 40 लाख बोल दिया बट इन हैंड तो मुझे वही मिल रहा है 14, 15, 16, 20, राइट। बिल्कुल सही बात है। पहली बात जो जो CTC बना के दिया गया है ना वो 4 साल के हिसाब से दिया गया है कि उसमें मेजर कंपोनेंट जो है लेट्स से 40 लाख का CTC किसी एक्स कंपनी ने दे दिया, उसमें उन्होंने आपको 20 से 22 लाख के स्टॉक्स दे दिए। पहली चीज क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो आपको रिटेन कर पाए, आपको ज्यादा पीरियड तक अपनी कंपनी में रख पाए। इससे उनका फायदा होगा कि ठीक है स्विच नहीं करा तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे और आप उस कंपनी के लिए एसेट बन जाओगे। उनको पता है कि मैं इसको स्टॉक्स दूंगा और समय के साथ साथ रिफ्रेशमेंट भी देता जाऊंगा, मतलब और स्टॉक्स देता जाऊंगा, तो ये रिटेन करेगा, रहेगा, राइट। तो इसमें उनका फायदा हो गया। आपका कैसे फायदा हुआ, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं SG3 हैं, उन्होंने 6 साल पहले या 7 साल पहले अमेजोन ज्वाइन की थी और आज के टाइम पे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ली हुई है, अराउंड 7 से 8 प्रॉपर्टीज, जिसमें से उनकी सैलरी का 1 रुपए भी उसमें नहीं लगे हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्टॉक्स के दम पर ली गई है। तो स्टॉक्स की जो गेम होती है ना यार, वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो CTC शुरू में लगता है कि बेवकूफ बना रहे हैं, पर वो स्टॉक्स की जो गेम है लॉन्ग टर्म में बहुत 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 ज्यादा पैसे देकर जाती है। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू आपको पता ही है, मुझे बताने की नीड नहीं है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि भैया आप मुझे बताओ कि फैंग के ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। तो आई थिंक मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी जहां पर मैंने फैंग कंपनीज के 50 ऑल्टरनेटिव्स बता रखे हैं कि आपके 50 ऑल्टरनेटिव ये पड़े हुए हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ नए ऑल्टरनेटिव आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। बट ठीक है, 50 ऑल्टरनेटिव आपको इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताए हैं, वो एक बार आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो। बट हाँ मुझे दिखता है कि आज अगले 1-1.5 साल के अंदर आपकी बेस सैलरीज और बूम होने वाली है। तो इस डोमेन में पैसा है, इस डोमेन में बहुत पैसा है। So there's a question in the chat. So what do you have to do to prepare for applying for masters? What all should I focus on? मास्टर्स के लिए यार at this point of time I think I'm not the right guy to ask these things, right? तो I think मेरे एंड में मुझे रिसर्च रिक्वायर्ड है और उसके बाद मैं इस डाउट को ले सकता हूँ। अभी मैं स्टेज पे नहीं कि मैं इसको ले पाऊँ। चैट सेक्शन में शांति। भैया फैंग को जेई की तरह ओवर हाइप नहीं हो रहा है। जहां पर बहुत ज्यादा आपको दिख रहा हो कि स्कोप है, वहां पर बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, और जहां पर बहुत सारे लोग घुस जाते हैं तो वहां पर वो फेक हाइप भी क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो वो वही सेम चीज हुई आज से 1.5 साल पहले जब यहाँ पे लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब लॉकडाउन मतलब 3-4 महीने हुए थे। तो एट द टाइम मैंने लिखा था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कि कोडिंग विल बी द न्यू जेई। तो ठीक है, वही सेम चीज, वही सेम पाथ जा रहा है, जेई वाला। तो ठीक है, ये डेफिनेटली होता है। और इसमें मतलब आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि आपको क्या करना है, और जो हाइप बन रही है नहीं बन रही है उस पर ध्यान नहीं देना अपने को। हमें अपने आप को देखना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो भैया। हाय ब्रो। आवाज नहीं आ रही है हमें आपकी। सर एक डाउट था। बताओ। मोमेंटम एक्चुअली एक काफी इशू रहता है। आई एम प्रेजेंटली इन सेकंड ईयर
और जब भी आई like start beginning with the preparations, obviously I start with the foundation. I begin with the arrays followed by linked lists and then graphs and trees. But then कुछ ना कुछ evaluations या exams आ जाते हैं and I have to shift my focus. And then again when I get back to it, so मुझे एक revision round करना पड़ता है and then I'm back to these topics again. So what do you recommend for maintaining that momentum even when there are certain breaks in life? Because I obviously cannot put off the evaluations and other stuff that come up. डेफिनेटली यार। तो फर्स्ट थिंग इज अगेन वो नोटबुक वाली चीज, वहां मुझे रिवाइज करना ही करना है, राइट। और इस स्टेज पे अगर मैं बैठा हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं नॉर्मल डेज में, जब मेरे एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं, जब मेरे डेडलाइंस नहीं है, तो मैं नॉर्मल डेज में एटलीस्ट 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, राइट। मैं मतलब वैसा अनरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं बोलूंगा कि 12 से 15 घंटे कोडिंग कर लो, बेवकूफ वाली बात होती है वो, ठीक है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं डीएस सॉल्विंग की बात कर रहा था। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मैं नॉर्मल डेज पे 3 से 4 घंटे कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मेरी इवैल्यूएशंस आ गई, अब जब मेरे एग्जाम्स आ गए, जब मेरी डेडलाइंस आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोला कि टच मत छोड़ो यार, टच मत छोड़ो। वहां पर अगर आप कोड नहीं कर रहे हो, वहां पे 3-4 घंटे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बट आप आधा घंटा निकाल पाओगे, मुझे पता है कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी डेडलाइन हो, बट वो दिन में आधा घंटा आप निकाल सकते हो, राइट। मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे हैं, बता सकते हैं कि वो आधा घंटा मुश्किल से मुश्किल डे में निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। उस आधे घंटे में ठीक है, नहीं है टाइम, नहीं कर सकता कुछ भी, बट जो मैंने ऑलरेडी नोटबुक बना रखी है, क्या मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ? नहीं, आधा घंटा, 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट में कर सकता हूँ, राइट। 15 मिनट सब निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो वो जैसे मैथ्स होती है ना आपकी यार, मैथ्स में भी अगर आपने छोड़ दी ना एक बार वो, तो फिर दोबारा आपको शुरू से लेके आने पड़ते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, फिर दोबारा फ्लो बनाने के लिए। सेम कोडिंग के साथ है यार, कि अगर आपने वो फ्लो तोड़ दिया, तो फिर दोबारा आपको लगे, आप हो सकता है आपको चीजें आती हैं, बट आपका माइंड आपको कहता है कि नहीं यार तो भूल गया है, और तेरे से क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि जब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो, आपको लगता है पिछली बार तो 20 मिनट में होगा था, इस बार तो 40 मिनट खा गया, तो इसका मतलब मुझे नहीं आता, तो दोबारा शुरू से आता हूँ, ताकि इसको दोबारा से मैं 20 मिनट 15 मिनट में कर पाऊँ। तो मैं यही कहता हूँ कि फ्लो टूटना नहीं चाहिए, और फ्लो ना टूटे तो मेक श्योर कि यार एटलीस्ट 15 मिनट भी हो या 30 मिनट भी हो, तो मैं उस नोटबुक को जो मैंने क्रिएट करेगा उसके ऊपर घुमा के देख लूँ, ठीक है ऐसे था, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये एक चीज हो सकती है यार, है ना। मतलब मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम छोड़ दो, एग्जाम के लिए मत पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो, बट क्या मैं 15 से 20 मिनट निकाल सकता हूँ? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। बाकी आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं। एक डाउट है लास्ट सिंह का, ये कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट वर्सेस ऐप डेवलपमेंट विच हैज हायर स्कोप। देखो दोस्त, डोमेन्स की कल ही मेरा एक सेमिनार था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सेम डाउट था। डोमेन की जब बात होती है तो आपके पास बहुत सारी चीजें आती है, आपके पास मोबाइल डेवलपमेंट भी है, आपके पास वेब डेवलपमेंट भी है, आपके पास मशीन लर्निंग भी है, ठीक है। बहुत सारी नई नई चीजें भी आ गई, तो बहुत सारी चीजें आपके पास होती है, और मेरा ये मानना है, और मुझे लगता है ये फैक्ट भी है, कि कोई भी डोमेन ऐसा नहीं है जहाँ पे स्कोप खत्म हो गया। मोबाइल डेवलपमेंट क्या स्कोप खत्म हो गया? नहीं, आज भी लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छे यूज करते हैं, ठीक है। फोन है, इसमें सारे ऐप्स डले हैं मोबाइल, है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट चल रही है आजकल तो वैसे भी। वेब डेवलपमेंट, क्या मैं वेबसाइट यूज नहीं करता? भाई मैं तो करता हूँ, दबा के यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं। मशीन लर्निंग, उसका स्कोप आप सबको पता है, मुझे बताने की नीड नहीं है। तो स्कोप हर जगह है, मैटर ये कर रहा है कि क्या मैं वही घिसे पिटे पुराने मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैनेजमेंट सिस्टम, वो मैनेजमेंट सिस्टम, वो नहीं बनाने हैं दोस्त, वो जमाने चले गए 10 साल पहले। हर डोमेन में स्कोप है, चाहे वो मोबाइल डेवलपमेंट हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं किस आइडिया पर काम कर रहा हूँ, किस प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ, किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो कोई स्कोप नहीं है भाई किसी भी डोमेन के अंदर। वो 10 साल पहले चला करती थी, बहुत कॉमन हो चुकी है। आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना यार, कुछ अलग सोचना पड़ेगा जो बाकी लोग ना कर रहे हो, जो कुछ यूनिक हो, है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और आई थिंक स्कोप डोमेन सारे अच्छे हैं, आप कोई भी पकड़ लो, आपको नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। भैया मैं विश्वम आपसे पूछ रहा था, तब म्यूट हो गया था माइक। भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सोसाइटीज वगैरह है उसका कोई इफेक्ट पड़ता है प्लेसमेंट पे? जैसे कोई आप सोसाइटी में हो या फिर आप नहीं कर पाए मतलब वो चीज समझा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाया। कि जैसे कई है ना मतलब, बट अब मैं मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, जैसे मैंने कोई सोसाइटी नहीं ज्वाइन की हुई एक्स्ट्रा,
हाँ तो जो कोई कॉलेज में होता है तो वो इंटरव्यू पे बैड इफेक्ट जाता है कि इसमें कोई मतलब जैसे सोसाइटी यार, वगैरह का? मैंने कोई भी सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी यार। मैं गया था एक ऑडिशन देने, वो भी ड्रामा सोसाइटी का, और उन्होंने मुझे बेइज्जती करके भगा दिया था वहां से। तो मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, उन्होंने करी भी हुई थी। मैं और मेरा ग्रुप में से था जिन्होंने नहीं करी हुई थी। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे कोडिंग में जो भी कोडिंग डोमेन में जॉब चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैं बोलूंगा कि यार 99% कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ इंटरव्यू पे थोड़ा बहुत हो जाएगा, अच्छा आपने ये भी कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट मिल गया। बट हाँ, नहीं कर रखा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे डीएससी का, ये वाला क्वेश्चन, क्विक शॉर्ट का कोड लिख के दिखाओ, आपने लिख के दिखा दिया, मेरा काम हो गया भाई। ये नया लड़का अच्छे से सोच पाया, लड़के ने आंसर भी दे दिया, लड़के ने प्रोजेक्ट बनाया, वो समझा भी दिए। इससे मैंने ओएस का क्वेश्चन पूछा, नेटवर्किंग क्वेश्चन पूछा, डीबीएम से क्वेश्चन पूछा, ऊप्स का क्वेश्चन पूछा, इसने बता दिया, ठीक है डन है, ले लो हायर कर लो, राइट। तो इस प्रकार चीजें चल रही है। बट अगर आप एक नॉन टेक जॉब की बात कर रहे हैं, अगर आप नॉन टेक जॉब की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें मैटर करती है भाई। वहां पर ये चीजें बहुत यूजफुल होती है। आपके रिज्यूम अगर ऐसी कोई चीज पड़ी हो तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट देती है, आपको अपरेज मिल जाती है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर डोमेन की बात कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू भाई। मनीष। Hello, भैया, am I audible? हाँ मनीष। सॉरी, ईशान दिस साइड भैया। एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि जो हमारी इन कैंपस प्लेसमेंट्स वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, उसमें सर लाइक डीएसए की प्रिपरेशन का कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है? देखो यार, लेट्स से अमेजोन है, अमेजोन ऑन कैंपस हायर करने आई है, ठीक है, उसने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे। फिर अमेजोन ऑफ कैंपस हायरिंग कर रही है, उसने वहां पर कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर उसने अलग क्वेश्चंस पूछे होंगे और वहां पर उसने अलग क्वेश्चंस पूछे होंगे? मैं बोलूंगा नो, ठीक है, मैं बोलूंगा नो। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर कंपनी को हम कंपनी के टर्म से बात करें कि ये एक फैंग है या ये एक एमएनसी है, सीजनड है, बहुत पुरानी है, मुझे पता है इसका पैटर्न किस प्रकार का होगा। डीएसए पे ज्यादा फोकस करेंगे, डेव पे कम फोकस करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ये है कि हमारे पास तो इंजीनियर पड़े हुए हैं और हमें सिखा देंगे, हमें बस प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, बाकी चीजें हम टेक वगैरह सब कुछ हम सिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ तो मैं बोलूंगा यार मेरे स्टार्टअप में सब कुछ हाई पेस पे चलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को बिल्कुल स्क्रैच से उठा के लाऊं और उसको यहाँ पे सिखाने के बैठूं, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा एज अ स्टार्टअप कि तुझे ये चीजें पहले से आती हों। अगर तुझे आती, मेरे पास 4 बच्चे हैं जिसमें से एक को सब कुछ पहले से आता है, बाकी कह रहे हैं, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे हैं बट आते नहीं है, कह रहे हैं सीख लेंगे। मैं जिसको पहले से आते है उसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा टाइम बच रहा है, मेरा पैसा बच रहा है, मैं इसको लाते ही काम करवाना शुरू कर दूंगा। तो ये स्टार्टअप्स का और कंपनीज के माइंडसेट डिफरेंस होता है। बट क्वेश्चन पे कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि यार कि मैं ऑन कैंपस में हूं तो मैं आसान पूछूं या मैं ऑफ कैंपस में हूं तो मुश्किल पूछूं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक मैं अपने ओपिनियन को, अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट सही से कर पा रहा हूँ और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मुझे अंडरस्टूड दिखा नहीं चैट सेक्शन के अंदर। हेलो वेट भैया। कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हेलो भैया, मेरा नाम उत्कर्ष है। मेरा एक डाउट था, लाइक मैं फर्स्ट ईयर में अभी और मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट है। लाइक मेरे को डीएसए में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये है कि आइडियाज नहीं आते, लाइक कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो मेरे रेज्यूमे पे अच्छे लगे। ठीक है, देखो पहली चीज तो ना क्या करो कि जो भी तुम्हारे दोस्त बना रहे हैं वो मत बनाना, ठीक है। जो जो साथ के दोस्त बना रहे हैं, जो क्लास के बच्चे बना रहे हैं, उनको बनाने दो, कोई जरूरत नहीं कॉपी करने की उनको। अब क्या करना है, अब हम जाएंगे लिंक्डइन पे, वहां देखते हैं कि लिंक्डइन पे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानते होंगे, है ना। और इन्फ्लुएंसर के कनेक्शन उनके क्लास के बच्चे भी होंगे, उन्होंने कभी ना कभी किसी ने बताया होगा कि यार ये बंदा गूगल में सिलेक्ट हो गया, या फिर आपकी फीड में ऐसे पोस्ट आती होगी कि यार मैं आज अमेजोन में सिलेक्ट हो गया, या फिर आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट आई एम जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह वगैरह वगैरह। आपको मिल गए बहुत सारी चीजें, बहुत आसान है, आपकी फील्ड में डेफिनेटली आते होंगे, मैं श्योर हूँ 100% इस बात पे, ठीक है। आप बता सकते हो चैट सेक्शन में कि भैया नहीं आते, आते हैं। तो आप उनकी प्रोफाइल पे जा सकते हो, आप उनकी प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा उन लोगों ने प्रोजेक्ट किस किस टॉपिक पे बना रखे हैं, या कुछ लोगों ने अपने रिज्यूमे भी शेयर कर रखे होते हैं, रिज्यूमे में डिटेल में समझा रखा होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। मिल गए आइडियाज, अच्छे आइडियाज मिल गए, गूगल में सिलेक्ट हुआ है, अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बना के गया होगा, मैनेजमेंट सिस्टम बना के तो गया नहीं होगा, पहली चीज मिल गई। सेकंड, मैं गिटअप पे जाऊंगा यार, मेरे दिमाग में 15-20 आइडियाज तो है ना, या फिर मेरे पास यूट्यूब वीडियोस हैं, वहां पर मैंने कुछ आइडियाज देख लिए।
पर मुझे लग रहा है कि बहुत कॉमन है यार। वेरीफाई कैसे करूँ? गिटहब पे जाता हूँ, देखता हूँ कितना रिसोर्स अवेलेबल है, या फिर गिटहब पे बस मैं कुछ वेब डेवलपमेंट बनाना चाहता हूँ, मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा और बहुत सारे प्रोजेक्ट बन के आ गए। ठीक है, अब मैंने उसमें देखा कि कौन सा मुझे रेयर लग रहा है, उठा लिए 4-5 पिक कर लिए, शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब मैं किसी एक अच्छे बच्चे को जानता हूँ, या किसी एक सीनियर को जानता हूँ, या किसी यूट्यूबर को जानता हूँ, या फिर टीचर को जानता हूँ। ठीक है, किसी ना किसी को आप डेफिनेटली जानते होंगे आप। ठीक है, तो आप उनसे एक बार कंफर्म करवा सकते हैं कि यार मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ये चीज कॉमन तो नहीं है बहुत ज्यादा। अगर कॉमन है तो नहीं बनाऊंगा, यूनिक लग रही है, चैलेंजिंग लग रही है, कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ ग्रोथ हो जाएगी तो कर लूंगा। पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। मैं बेसिकली आपको 2 प्लेटफॉर्म यूज करने की बात कर रहा हूँ। लिंक्डइन पर उन लोगों की जो ऑलरेडी बड़ी कंपनी क्रैक करके बैठे रिसेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, गिटहब का यूज करना है, वहां पे जो टेक स्टैक आप यूज करना चाहते हो टेक स्टैक लिखो, उसके बेसिस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनके आइडियाज आप पढ़ो कि ये आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पे काम कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने गिटहब पे सर्च किया, मुझे देखा कि रिमोट डेस्कटॉप कहते हैं या रिमोट कनेक्शन कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, तो बेसिकली अपने फोन से अपने लैपटॉप को पूरा का पूरा कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। राइट, टीम व्यूअर जैसी चीज होती है, टीम व्यूअर अगर आपने यूज कर रखा हो तो उस पे काम करते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और दमदार प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने भी नहीं बना रखा है। ठीक है, और कोड बेस में मैंने उसको देखा जो ऑलरेडी मुझे गिटहब पे दिखा, तो अच्छा खासा हैवी कोड बेस था, तो मजा आएगा इसको बनाने में। तो इस प्रकार आप चीजें कर सकते हैं यार। So one doubt, do hackathons help us in placements and all? एक बार रिपीट करें, आप हैकाथॉन्स की बात कर रहे हैं? Yes, sir. हैकाथॉन्स यार एक प्लस पॉइंट दे जाते हैं, डेफिनेटली दे जाते हैं, बट मैं बोलूँ कि वो प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है या एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया आपको सिलेक्ट करने में, वो मेजॉरिटी केसेस में बोलूँगा नहीं। बट इंडिविजुअल प्रेफरेंस आपके, लेट्स से कि आपको जो भी आपने डेवलप किया उस हैकाथॉन में, वो आइडिया वाइब कर गया आपके इंटरव्यूअर के साथ, कि वो भी यार बड़ा टेकी था, गीक था एकदम इंटरव्यूअर, उसको लगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसने आपसे डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि आपने ये कैसे बनाया। फिर आपने उसको बताया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसको इस बात का यकीन हो गया कि इसने कॉपी नहीं किया, इसने एफर्ट मारे हैं। ठीक है, और चीजें मुश्किल थी, इसको पता भी, वो आपसे पूछा कहाँ कहाँ चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि उसको तो पता है, वो तो उस इंडस्ट्री में 3-4 साल से काम कर रही है एटलीस्ट। आप बताओगे यार यहाँ पे फंस गया था, यहाँ पे ये डिले आ रहा था ज्यादा, यहाँ पे ये क्रैश हो जाती थी यहाँ पे, तो बोले ठीक है, इसको क्लैरिटी तो अच्छी खासी है, इसने काम भी किया, वो तो उस सेंस में आपके फायदा हो सकता है। बट सिर्फ अगर मैं ये बोलूं कि आपके रिज्यूमे में लिखा कि मैं इस हैकाथॉन में सेकंड पोजीशन पे आया था, मैं इस हैकाथॉन में फर्स्ट पोजीशन पे आया था, वो मैटर नहीं करता। उस हैकाथॉन से आपने लर्निंग क्या क्या लिया, या फिर उस हैकाथॉन में आपने क्या क्या डेवलप किया, वो मैटर ज्यादा करता है। Okay, so one last question. How to become Zuckerberg? ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। कुछ भी नहीं यार, सिंपल है। आपके पास ना एक रीजन होना चाहिए हर चीज करने का, राइट। दो वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, मैं कल भी सेम चीज रिपीट कर रहा था यार, एक रीजन पे और एक क्लैरिटी पे। हर चीज का रीजन होगा ना करने का, तो आप उस चीज को कंसिस्टेंटली कर पाओगे। आज के टाइम पे जो हमारा कोड हेल्प बाय बब्बर वाला चैनल है, वहाँ पे डीएस सीरीज बहुत अलग लेवल कंसिस्टेंसी पर चल रही है। अभी 10 दिन से मैंने स्टॉप कर रही है, क्योंकि मैं ब्रेक पे हूँ, और मैं ब्रेक पे तो मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हमारी गेम या तो 0 होती है या तो 1 होती है। तो मेरे पास रीजन है कि मुझे क्यों बनाना है, क्योंकि जब मेरी प्लेसमेंट लग गई थी कॉलेज टाइम पे, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारी लग गई है, बहुत बढ़िया, अब जो हमारे जैसे हैं, एग्जैक्ट वर्ड मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि अब जो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे क्या मतलब भैया, हमारे जैसे मतलब जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, नहीं है उतने पैसे नहीं है, फाइनेंशियली उतने तगड़े नहीं है, अब जो हमारे जैसे तुझे उन सबकी सहायता करनी है। कॉलेज टाइम की बात करूँ, उस टाइम पे यूट्यूब पे नहीं था मैं, ठीक है, मतलब था, आर्मी वाली वीडियोस बनाता था मैं, एसएसबी वाली, कोडिंग के रिलेटेड नहीं बनाता था। तो एक रीजन है मेरे पास, मुझे पता है कि ये एक बात मुझे कही गई है जिससे मैं वाइब भी कर रहा हूँ कि हाँ यार ये तो लॉजिकल बात है, मेरे पास रीजन है। मुझे पता है कि मुझे कोड हेल्प चैनल को कहाँ पर लेके जाना है, मुझे पता है कि अगर किसी बच्चे के पास जेब में पैसे नहीं है और उसका मन है कि मुझे डीएसए स्ट्रांग करनी है, उसको रिसोर्स चाहिए तगड़े लेवल का, तो मुझे पता है उसको क्या करना है। कल को उसका सीनियर उसको बोले कि भाई कोड हेल्प नाम का एक चैनल है, वहां पर जाके खत्म करो, वहां पर सब पढ़ा रखा है। रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्लैरिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो कुछ बड़ा करना है, तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया क्लैरिटी क्या होता है, मैं अभी रिसेंटली अराउंड दिसंबर के टाइम पे एक स्टार्टअप फाउंडर के पास बैठा था, साथ बैठा था, सर ज्यादा हो जाएगा, पास बैठा था, तो उनका $1 बिलियन का यार पूरा स्टार्टअप उन्होंने खड़ा कर रखा, और उन्होंने मुझे सिंपल चीज बोली यार कि जिंदगी में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहते हो, उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको बताता हूँ, हीरो बनना है या पैसे कमाने हैं, एक चीज सोच लो। ये नहीं कि हीरो भी बनूंगा पैसे भी कमाऊंगा, या तो हीरो बन लो या तो पैसे कमा लो।
ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्या मतलब है इस बात का, बट हाँ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कन्वे क्या करना चाह रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। तुम हीरो बनना चाहते हो या तुम पैसे कमाना चाहते हो, कि क्लैरिटी मिल जाएगी तो उस डायरेक्शन में काम करोगे। नहीं तो अजय देवगन की तरह 2 स्कॉर्पियो के ऊपर पैर रखा हुआ, एक पैर यहाँ जा रहा है एक पैर वहां जा रहा है, ऐसे नहीं करना। जिंदगी में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए अगले 6 महीने में आप क्या करने वाले हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पता हो कि आप 10 साल में क्या करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगले 3 साल में या 1 साल में क्या करोगे। किसी को नहीं पता होता यार, 1 साल बाद आप बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा कोडिंग में, कुछ और करना है मुझे लॉयर बनना है, किसी को नहीं पता ये। बट एटलीस्ट मेरे पास अगले 6 महीने का प्लान तो हो, ठीक है, अगले 6 महीने क्लैरिटी तो हो कि मैं ये करने वाला हूँ। फिर उस पर मैं वही सेम प्रिंसिपल लगा दूंगा प्लानिंग और ट्रैकिंग वाला। मैंने प्लान कर लिया, मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ठीक है, 2 चीजें मैं आपको बोलूंगा जिंदगी में आपको अपनानी है अगर आप इस सेशन से कुछ यूजफुल लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि डीएसए प्लेसमेंट वो हो जाएगा। प्लेसमेंट सबकी लग जाती है, किसी की लेट लगती है, किसी की जल्दी लगती है, आपकी लग जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, यूपीएससी का पेपर नहीं है वो। ठीक है, अंत में 2 ही चीजें हैं, एक यू शुड हैव अ रीजन कि आप कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं, और यू शुड हैव इनफ क्लैरिटी कि भाई क्या चाहता क्या हूं मैं। ये नहीं कि मैंने मिल्खा सिंह देख ली तो मैं रनर बन जाऊंगा, मैंने नीरज चोपड़ा को देख लिया तो मैं भाले फेंकूंगा, और मैंने दंगल देख लिया तो मैं रेसलर बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता दोस्त, मन करता है सबका, कोई बात नहीं, बट क्लैरिटी रखो थोड़ी बहुत जिंदगी के अंदर। 6 महीने की रख लो, ज्यादा 10-20 साल वाली थोड़ा वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती वो चीजें। तो यही इतना ही बोलूंगा इस चीज में। Thank you, sir. Thank you so much. So we'd like to thank you from all of the Microsoft Learn Student Chapter and all of the students here at TIET as well, and students who joined us from all over India. We're also conducting a hackathon which begins tomorrow. The hackathon's name is Makeathon. We conduct it every year. It's an annual hackathon. This would be its 4th iteration. So, sir, we would like you to address our students on that as well. What would be your opinion on hackathons and in general? Sure, we can discuss, but I think tomorrow I have a podcast with the founder. You will see that podcast soon on my main channel. I'm not sure about tomorrow because I have some prior commitments. Regarding Sunday, I think Ananya and the team can discuss with me and we can have a plan. Sure, so that would be great. I was just saying that to the current audience, if you would give a message about hackathon in general. About the hackathon, got it. So मेरी तरफ से पॉइंट ये रहता है यार, नॉर्मल सी चीज है। देखो हैकाथॉन्स में जब मेजॉरिटी जाती है ना यार, तो एक नॉर्मल चीज होती है कि ज्यादा चीजें लोगों को नहीं आ रही होती है। हैकाथॉन्स की गेम कभी भी ये नहीं होती है कि आपने ये पर्टिकुलर आइडिया पकड़ा और इस पे आपने पूरा डेवलप करके दे दिया। हैकाथॉन्स की गेम ये होती है कि मेरे पास ये इतना टाइम स्लॉट पड़ा हुआ है और इसके अंदर मुझे अपने लर्निंग स्टीप कर्व लेकर इस चीज को डेवलप करना और छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मुझे चीजों को समझ लेना है, राइट। बेसिकली यहाँ पर मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेट्स से कल मेरा एक कोडिंग कॉन्टेस्ट है, वहां पर मेरे 4 क्वेश्चन डीएसए के आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन लिंक लिस्ट के होंगे, कुछ रिकर्जन के होंगे, कुछ बैक ट्रैकिंग के होंगे, कुछ ग्राफ के होंगे। मैंने अब तक सिर्फ लिंक लिस्ट तक पढ़ रखा है, उससे आगे कुछ नहीं पढ़ रखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉन्टेस्ट नहीं दूंगा, राइट। मुझे वो कॉन्टेस्ट देना है, मैं लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, बाकी भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे रियल वर्ल्ड का थोड़ा आइडिया लग जाएगा चीजें कैसे काम करती है। तो अगर मेरे को सारे टेक्स्ट टैग नहीं आते या मेरे को सारी डेवलपमेंट में उतना तगड़ा नहीं हूँ, मतलब ये नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं पार्टिसिपेट करूंगा, देख के तो चीजें कैसे काम करती है। ज्यादा से क्या होगा, कोई पोजीशन नहीं आएगी, ज्यादा से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेमोरीज बन जाएगी, वो मैटर करेंगे, बाद में उसको सोच के हंसोगे और साथ साथ लर्निंग मिल जाएगी बहुत सारी। तो मैं सिंपल सी एक चीज यही बोलूंगा यार कि चिल मोड में चलो हमेशा। और मैं बार सेम चीज रिपीट करता हूँ यार कि ये जो कोडिंग डोमेन है ये बहुत हल्की चीज है, बहुत आसान चीज है। ऐसा यूपीएससी का पेपर नहीं है दोस्ती। मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन भी की थी एक टाइम पे, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है, राइट। तो कूल, एकदम ठंडे माइंड से चलना है और लर्निंग माइंडसेट से जाना है यार, ठीक है। कि लर्निंग माइंडसेट से जाएंगे और डरना नहीं, चिल रहना। अगर आप हमारे व्यूअर हैं, हमारे चैनल से वीडियोस देखते हैं, तो जिंदगी में कुछ भी काम करना चिल होके करना है, प्रेशर मत लेना यार बिल्कुल भी, ठीक है। Thank you, sir, for such an enlightening session. Your words and guidance will be imbibed and shared further. This has been nothing short of an experience. Thanks again for being part of the MLSC Bootcamp. Thanks team for inviting me. That's a great experience indeed for me.
2. Yes, sir. It's great having you here. Also for tomorrow, how can we pitch your project in the best way possible? To answer this very question, MLSC is elated to share that Mr. Sai Siddharth Marav, a prodigious alumnus of TL, will be taking an online session on the topic Tech Story Building, a PhD student at University of California, Santa Cruz. He's currently an incoming research intern at Meta, which we formerly knew as Facebook. So make sure to join us at 11 a.m. on 5th March 2022 to interact with him and benefit from the vast experience in his field. Thank you. Thanks everyone. Thanks everyone for joining. Thank you, Ligbo sir. Thank you so much, sir. आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो और चीजें ज्यादा ज्ञान ना लगी हो, प्रैक्टिकल चीजें लगी हो. सही सही सही.